नेक्स्ट हेडिंग है गणना के मूल सिद्धांत। तो इसमें पहला है कि गुणन सिद्धांत। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि यदि एक क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक m विभिन्न प्रकार से, दूसरी क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक n विभिन्न प्रकार से, तीसरी क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक p विभिन्न प्रकार से तथा और भी क्रियाएं हों अगर आगे हो संपन्न की जा सकें, मतलब क्रियाओं की संख्या यहाँ पर परिमित होनी चाहिए, मतलब काउंटेबल होनी चाहिए, तो सभी क्रियाओं को संपन्न करने की कुल विधियाँ, मतलब सभी क्रियाओं को संपन्न करने की कुल विधियाँ होंगी m इंटू पी इंटू पी इंटू डॉट डॉट डॉट। और आगे भी क्रियाएं हो सकती हैं लेकिन क्रियाएं परिमित होनी चाहिए। सबका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। एक उदाहरण देखिए, जैसे मान लिया आपके पास पैंट को हम पी से लिखते हैं, 3 पैंट हैं। और आपके पास मान लिया शर्ट है 4, शर्ट 4 है और पैंट 3 है। तो देखिए ये पैंट पहनना भी एक क्रिया है और शर्ट पहनना भी एक क्रिया है। तो पैंट पहनने वाली क्रिया स्वतंत्रतापूर्वक 3 तरीके से की जा सकती है और शर्ट पहनने की क्रिया स्वतंत्रतापूर्वक 4 तरीके से की जा सकती है। तो दोनों क्रियाओं के संपन्न करने की कुल विधियाँ, मतलब हम कितनी तरीके से सभी शर्ट और पैंट को पहन सकते हैं, वो क्या हो जाएंगी, 3 इंटू 4 12, 12 तरीके होंगे। कैसे, जैसे मान लिया हम पैंट का नाम दे दें, एक आपकी मान लिया P1, दूसरी है P2 और तीसरी पैंट है P3। अब मान लिया आपने पहली पैंट के साथ कोई भी शर्ट पहन सकते हैं, तो शर्ट को हमने लिख दिया S1, या P1 के साथ हम S2 शर्ट का यूज कर सकते हैं, या S3 शर्ट पहन सकते हैं, या S4 शर्ट पहन सकते हैं। तो आपका पैंट शर्ट में मिला के जो पूरी ड्रेस होगी वो क्या हो जाएगी, P1 S1 एक ड्रेस ये हो गई, दूसरी हो जाएगी P1 S2 दूसरी ड्रेस, तीसरी P1 S3 और चौथी ड्रेस हो जाएगी P1 S4। तो 4 ड्रेस में 4 तरीके से आप दोनों क्रियाओं को यहाँ पे कर सकते हैं। अब P2 के साथ अगर आपने दूसरी शर्ट P2 के साथ भी पहली शर्ट ली S1 या S2 या S3 और या S4, तब आपके पास ये हो जाएगा P2 S1 एक ड्रेस ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी P2 S2, तीसरी हो जाएगी P2 S3 और चौथी हो जाएगी P2 S4। तो 4 ड्रेसेज आपकी यहाँ से, मतलब 4 तरीके ये हो जाएंगे। अब अगर आपने P3 पैंट लिया तो P3 के साथ ही आप S1 शर्ट पहन सकते हैं, P3 के साथ S2 शर्ट, P3 के साथ S3 शर्ट और P3 के साथ S3 और S4। तो यहाँ पे हो जाएगा P3 S1, P3 S2, P3 S3 और P3 S4। तो 4 ये हो जाएगा। तो अगर हम ऐड कर लें तो 4 + 4 + 4 कितना आएगा, 12, या कुल विधियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं गणना का मूल सिद्धांत में गुणन सिद्धांत है। ठीक है, राइट डाउन। दूसरा प्रकार है गणना का योग सिद्धांत। तो योग सिद्धांत में देखिए, यदि परस्पर अपवर्जी कुछ क्रियाएं, ध्यान दो, परस्पर अपवर्जी क्रियाएं या परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती हैं, ऐसी घटनाएं जिसमें से कोई एक घटित हो और सभी घटित ना हो। जैसे मान लिया सिक्के की उछाल में हेड या टेल आना, अगर सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। इसी तरीके से एक पासे को और उछाला जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आना क्या है, परस्पर अपवर्जी क्रियाएं हैं, क्योंकि अगर 1 आएगा तो अदर नंबर नहीं आएंगे, या 2 आएगा तो अदर नंबर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की क्रियाओं को या घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी क्रियाएं या घटनाएं। तो अगर यदि परस्पर अपवर्जी कुछ क्रियाएं MNP प्रकार से संपन्न हो सकती हैं, मान लिया कि कोई क्रिया है वो M प्रकार से संपन्न हो रही है, दूसरी क्रिया N प्रकार से संपन्न हो रही है, तीसरी क्रिया P प्रकार से संपन्न हो रही है, मान लिया और भी क्रियाएं हैं, तो किसी एक क्रिया के संपन्न होने की कुल विधियाँ, इसमें से कोई एक क्रिया अगर संपन्न होगी तो उसकी कुल विधियाँ क्या हो जाएंगी, M + N + P। इनमें से कोई एक क्रिया अगर संपन्न होगी तो कुल विधियाँ कितनी हो जाएंगी, सभी क्रिया के संपन्न होने की विधियों का योग। जैसे मान लिया कि कक्षा 11
कक्षा 11 हिंदी मीडियम में मान लिया कि लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या मान लिया 20 तथा लड़कियों की संख्या मान लिया 12 है। तो कुल संख्या कितनी होगी 32। अब कहा जा रहा है कि इसमें एक विद्यार्थी का चयन करना है किसी प्रोग्राम के लिए, एक विद्यार्थी का चयन करना है, एक विद्यार्थी के चयन की कुल विधियां, अब देखिए विद्यार्थी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम मान लिया लड़के को चुनते हैं, एक लड़के को चुनते हैं, तो हमारे पास 20 तरीके हैं। 20 लड़कों में से किसी एक को चुन लेंगे तो तरीके हमारे पास कितने हैं 20। और अगर किसी एक लड़की का चुनाव करते हैं तो हमारे पास तरीके कितने हैं 12। कोई एक लड़की को चुन सकते हैं, लेकिन चुनेंगे एक ही। तो यहाँ पर दोनों क्या है, परस्पर अपवर्जी है। मतलब अगर लड़के का चुनाव होगा तो बिल्कुल श्योर है लड़की का चुनाव नहीं होगा, और लड़की का चुनाव होगा तो लड़के का चुनाव नहीं होगा। तो इसलिए कुल विधियों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों का योग, दोनों की संख्याओं का योग, मतलब 32। हमारे पास एक विद्यार्थी का चयन करने की कुल विधियाँ कितनी होंगी, 32 होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, विधियों को परस्पर अपवर्जी क्रियाएं बोलते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग क्रमचय, इंग्लिश बोलते हैं इसको परम्यूटेशन, और इसको हम विन्यास भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्रम का महत्व है। जैसे क्रमचय को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्रम धन चयन, मतलब क्रम से चयन को क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि दी हुई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी, चाहे हम कुछ लें या सभी लें, को एक साथ लेकर जितने विभिन्न विन्यास बनाए जा सकते हैं, तो जितने अलग अलग तरीके से हम विन्यास बना सकते हैं, उनमें से प्रत्येक विन्यास को हम क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं। जैसे मान लिया कि कोई 3 वस्तुएं हैं, माना ABC, कोई 3 वस्तुएं हैं, कोई तीन वस्तुएं हैं। ठीक, अब इन 3 वस्तुओं में से मान लिया हमको 2 लेना है, तो इन 3 वस्तुओं में से 2 लेकर के कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। देखिए 3 में से 2 लेकर बनने वाले क्रमचय या बनने वाले विन्यास, देखिए तो 2 लेंगे तो हम AB को ले सकते हैं या BA को ले सकते हैं, BC को ले सकते हैं या CB को ले सकते हैं, या AC को ले सकते हैं या CA को ले सकते हैं। तो कुल कितने विन्यास आ गए, 6। तो मतलब 3 वस्तुओं में से अगर हम 2 वस्तुएं लें तो 2 वस्तुओं को लेकर के बनने वाले क्रमचयों या विन्यासों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, 6 विन्यास बनेंगे। इसी तरीके से अगर 3 वस्तुओं में से 3 लेकर, तीनों वस्तुएं लेकर बनने वाले क्रमचय, तीनों वस्तुएं लेकर बनने वाले क्रमचय। अब ये देखिए कितने बनेंगे, 3 वस्तुओं में से सभी लेकर के, तो एक हो सकता है ABC। अच्छा, इसी में हम A को फिक्स रखें, CB कर सकते हैं, 2 ही हो गए। अब अगर हम B से शुरुआत करा दें तो BAC ले सकते हैं और BCA ले सकते हैं। और अगर C से शुरुआत करा दें तो CAB ले सकते हैं और CBA ले सकते हैं। तो कुल कितने हो गए, 6। तो 6 क्रमचय ये बन सकते हैं। तीसरा है, अगर 3 वस्तुओं में से एक वस्तु लें तो एक वस्तु लेकर बनने वाले क्रमचय, अब अगर हम एक वस्तु लेंगे तो या तो A बनेगा या तो B बनेगा या तो C बनेगा। तो कुल क्रमचय कितने होंगे, 3। तो ये हो गया क्रमचय की परिभाषा और उसका उदाहरण है। हमको लगता है आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स पे इसको नोट कर लीजिए। ओके।